अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पीडीएम की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आज कोई ज़्यादा एक्सटेंडेड या डिटेल्ड ओपनिंग नहीं है। सिर्फ एक सवाल है और उस सवाल के बाद मैं फौरी तौर पर अपने मेहमानों की तरफ आऊंगा और वो सवाल ये है कि पुलिस गर्दी आखिर कब तक। और ये पुलिस गर्दी का ये सवाल कल के वाक़े के तनाजुर में है कि जिसमें इस्लामाबाद शहर में, फेडरल कैपिटल में, जिसको सबसे बज़ाहिर महफूज तरीन शहर कहा जाता है, वहां पर 22 साल नौजवान उसामा सत्ती को कत्ल कर दिया गया। और कत्ल किसी और ने नहीं, किसी मुजरिम ने नहीं, कोई अंधा कत्ल नहीं था, बल्कि खुद एंटी टेररिस्ट फोर्स की फायरिंग से और गाड़ी के चारों तरफ, बैक पे, फ्रंट पे, दोनों साइड्स पे फायरिंग की गई। और फिर ये इसको तासुर देने की कोशिश की, एक रंग देने की कोशिश की जा रही थी कि जी ये तो कोई ऐसी कार्रवाई थी कि जिसमें हमने रोका, फिर हमने टायर पे फायर किया और एक बस बात को कवर अप करने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन कवर अप हो नहीं सकी। आज के प्रोग्राम में जी मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले लाहौर स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफी और तजियाकार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजियाकार नासिब एक चुगताई साहब ने। चुगताई साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। और हमें कराची से ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हम अमूमन प्रोग्राम में उनसे रिक्वेस्ट करते हैं शमूलियत के लिए। नज़ीर लगारी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले सलमान आबिद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पुलिस गर्दी आखिर कब तक? देखिए, ये बदकिस्मती पाकिस्तान के अंदर रही है कि जो पुलिस का निज़ाम है उसके बारे में अभी तक एक अमूमी परसेप्शन जो है ना, जो ट्रांसपेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में आना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और हर दौर में, चाहे वो आपका जमहूरी दौर हो, चाहे वो आपकी फौजी अदवार हो, हर जगह पर हमने पुलिस का सियासी इस्तेमाल भी किया, पुलिस के इदारे को कमज़ोर भी किया और पुलिस के अंदर ऐसे लोगों को भर्ती किया जो जराइम पेशा कामों के अंदर भी जो है ना मुलव्वस रहे हैं। इसलिए पुलिस के मामले में ये कोई नया वाकया नहीं है। आप जिस हुकूमत में भी जाएंगे, आपको हर सूबे के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के वाकयात मिलेंगे। अब होते ये वाकयात क्यों हैं? वजह यह है कि हमारा पुलिस के निज़ाम का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है वो ना होने के बराबर है। पर्चे कटते हैं, FIR दर्ज हो जाती है, बंदे गिरफ्तार भी हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है वो हमें नहीं पता। एक बात। दूसरा यह कि वो सस्पेंड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी जाते हैं। और ये देखिए, सानिया साहिवाल आपके सामने हुआ इसी हुकूमत के दौर के अंदर, उसका नतीजा क्या निकला। अब जो वाकया हुआ है उसका नतीजा क्या निकलेगा, दूसरे सूबों में जो वाकयात हो रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो बुनियादी तौर पर इस हुकूमत का, जिसका यह दावा था कि वो जब इक्तदार में आएगी तो लोकल गवर्नमेंट के बाद जो दूसरा इशू था वो पुलिस रिफॉर्म्स था। आपको याद है, वो नासिर दुरानी साहब को लाए थे और मोहम्मद ताहिर को उन्होंने IG पंजाब लगाया था। वहीं से वो जो समझौते की सियासत शुरू हुई, उस वक्त से लेके आज तक अगर आप देखें तो मुसलसल IG समेत मुख्तलिफ अफसरान का वक्फे वक्फे से तबादला, और जो पुलिस की कारकर्दगी है वो ठीक होने की बजाय क्राइम का रेशो भी बढ़ता जा रहा है। और फिर ये जो वाकयात जिसमें हम खास तौर पे बराह रास्त बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी शवाहिद के लोगों को सड़कों पे जब मार देते हैं और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, मैं ये समझता हूं ये पूरे पुलिस निज़ाम के अंदर, यानी वही पुलिस जिसने दहशतगर्दी से निमटने के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, उनके लोगों ने जानों का नजराना दिया है, लेकिन उसी पुलिस के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो पूरे महकमे के हवाले से एक, जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, सवालिया निशान बन जाते हैं, और उससे पूरा अमूमी परसेप्शन पुलिस का ये खराब करने का सबब बनते हैं। वजह सिर्फ वही है, मैंने आपको बताया कि जब तक आप ऐसे लोगों को सजाएं नहीं देंगे। इससे पहले CCP और लाहौर जो है, उमर शेख साहब ने एक बात की थी कि जब तक पुलिस के निजाम के अंदर कड़ी सजाओं का तसव्वुर नहीं होगा, लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे, आप इस पुलिस के निजाम की इस्लाह नहीं कर सकेंगे। इस वाकये के बाद फिर कोई नया वाकया हो जाएगा और फिर मैं और आप हम सब बैठ के इसी तरीके से मातम कर रहे होंगे। नासिब चुगताई साहब, आपकी तरफ आते हैं। क्या अगर हम गो के, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं और कोई जवाब तो बनता ही नहीं है, कोई डिफेंस तो बनता ही नहीं है, लेकिन कहीं यह भी बात हो सकता है, हो रही हो, कि पुलिस गर्दी के इस तरह के वाकयात और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये पूरी दुनिया में होते हैं। अमेरिका में हुआ, जहां पर पुलिस एहलकारों के हाथों एक शख्स का कत्ल हुआ, उसकी मौत वाक़ई हुई और उसके बाद फिर पूरे अमेरिका में एहतजाज हुआ। तो अमेरिका जैसे मुल्क में जब हो रहा है, तो पाकिस्तान में जहां इतने इश्यूज हैं, इतने मसाइल हैं, तो वहां पर अगर इस तरह का वाकया हो जाता है तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं, इसका जवाब आपको एक लाइन में दूंगा, उसमें बात
अमेरिका में इंसाफ ही फौरी मिलता है। इस बंदे ने घुटना रख के मारा था काले को, वो घंटों में गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार होकर ट्रायल हुआ, तो भाजपा चला 3 बार उम्र कैद। तो वो तो सालों इंतजार नहीं करते इंसाफ का, वो इंसाफ करके जैसे भी काफिर हैं, मजदूर हैं, जो भी उनके यहाँ बड़ा निजाम इंसाफ इस्लामी है, बिल्कुल पक्का निजाम मैशत उनका काम का बेहतरीन तरह, और वो इस बात अमाम बर्दाश्त नहीं करते इन चीजों को। आपके यहाँ तो 2000 आदमी बाहर आए थे, अगर अमेरिका में ये वाकया होता तो 1 लाख आदमी बाहर होता, ये फर्क भी तो है। तो आपके पास पुलिस गर्दी एक गर्दी नहीं है भाई, ये तो दहशत गर्दी है। ठीक, मैं याद करता हूँ कि दहशत गर्दी कब तक, आपकी तो एक मिसाल दी ना मुझे, मेरा साल बड़ा खराब शुरू हुआ, एक बच्चा 22 गोली से मरता है इस्लामाबाद में, 21 साल का बच्चा बेचारा, क्या उसके ख्वाब थे, पीटीआई के लिए काम करता रहा जिंदगी भर, जब छोटा था तो बड़ा हुआ, तो तस्वीरें अब किसी बंदे के यहाँ। उसके बाद 11 आदमी आपने गन डाउन करा दिए मच में, कान में। वहां पुलिस क्या कर रही थी? वो सिक्योर इलाका है भाई, वो कानकनी का जो इलाका है वो सिक्योर एरिया है, वहां लेवीज भी है, पुलिस भी है, सब है। वो क्या अंधे वहां बैठे हुए थे कि उन्होंने अगवा किया, उनको पहाड़ों में ले गए और उन्हें गोलियां मार मार के खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। और हम कह रहे हैं हमारी फौज, हमारी एफसी पहुंच रही है, हमारी पुलिस पहुंच रही है। अरे पागलो, वो इलाका जहां हजारों मजदूर काम करते हैं, मुकामी भी गैर मुकामी भी, वहां तो आपने कहा था हमने मच को साफ कर दिया, मच को टेररिज्म से क्लियर कर दिया, तो फिर ये किसने किया काम? इसका जवाब भी तो आपसे चाहिए। कराची के वाकया देख लीजिए आप, कराची में बहुत वाकयात हुए। सरफराज बलोच लड़का था, उसका वाकया हुआ, उसको खेल खेल के मारा गया। और वाकयात हुए बड़े, हमारे सोराबकोट के इलाके में कितने बच्चे मारे गए, किसने मारे सबको पता है, और सब वर्दी वाले थे, पुलिस वाले थे। तो बात यह है कि बुनियादी तौर से हमने अंग्रेज का जो निज़ाम था, जो अच्छा निज़ाम था, वो भी मैं कहता हूँ इससे अच्छा निज़ाम था। वो नेकर पहन के घूमता था, कुछ काम तो करता था वो, लेकिन उस निज़ाम को हमने मिनुअन तमाम जागीरदाराना बुराइयों के साथ कर लिया। हमारी औताकों पर, हमारे ड्राइंग रूम्स में, हमारी गलियों पर, हमारे वीआईपीज पर पुलिस पहरे देती है, हमारे गरीबों को मारती है, और गरीबों को मार के उनकी लाशें भी गायब कर देती है। ना रिफॉर्म्स हुए जो चले, तमाम हुकूमत नाहल, नाकिस, बेहुदा, फरसुदा मैं मानने को तैयार हूँ। मुझसे इमरान खान ने वादा किया था ना कि मैं जब आऊंगा तो ये पुलिस मिनटों में बदल जाएगी। इस पुलिस के साथ आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। ये पुलिस आपकी खादिम होगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, या आपके रोजगार का तहफ्फुज करेगी, भत्तागिरी खत्म हो जाएगी। कुछ खत्म नहीं हुआ, पुलिस और खराब हो गई। और अब पंजाब में तो पुलिस को प्लाटों को खाली कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी। जिस उमर शेख की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई जी, उस उमर शेख पर 5 बार ये इल्जाम लगाया गया कि ये नाकारा आदमी है, इसको प्रमोशन ना दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जिद की कि इसको रखा जाए, आईजी को हुक्म दिया कि इसकी ताबेदारी करे, और फिर उनको वापस जाना पड़ा। तो गलती किसकी है? गलती ऊपर से शुरू होती है और गलती नीचे जाती है। तो जो ऊपर बैठा है बग स्टॉप देयर। ठीक, लगारी साहब आपकी तरफ आते हैं। इस वाकये को लेकर किसको कसूरवार ठहराया जाए, किससे इंसाफ मांगा जाए? शहरियार आफरीदी और जुल्फी बुखारी जाकर उन्होंने अफसोस तो किया फैमिली से, लेकिन जाहिर सी बात है जो हो गया, उसामा सत्ती जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता, उस मां के लगते जिगर को वापस तो नहीं लाया जा सकता। और अब जैसा कि चुगताई साहब ने भी कहा कि ये पुलिस गर्दी नहीं है, ये दहशत गर्दी है, और ये दहशत गर्दी करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में मलबूस था। तो अगर इसी तरह हालात चलते रहेंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को महफूज कह सकते हैं लगारी साहब? जनाब, बात यह है कि ये कॉलोनियल सिस्टम है। आपका पूरे का पूरा रोल जो है ना, हम समझते हैं कि हमने आज़ादी हासिल कर ली, और जिन लोगों ने आज़ादी हासिल कर ली हमने उनसे आज़ादी हासिल कर ली।
हमने उनकी फिक्र से आजादी हासिल कर ली, हमने उनकी सोच से, उनकी अप्रोच से, उनके नजरियात से, उनके तस्वुरात से। कायदे आजम चाहते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम, उन्होंने सारे अख्तियारात पार्लियामेंट को, जो उस वक्त असम्बली थी उसको और वजीर आजम को मुंतकिल कर दिए थे। कायदे आजम ने काबीना को अख्तियारात मुंतकिल कर दिए थे। बतौर गवर्नर जनरल उन्होंने ये कहा था कि इस मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा। हमने उसको नहीं चलने दिया, आज भी नहीं चलने दे रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक भी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की है। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान, कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक, और हो सकता है कि ये शायद परवरदा साख्ता परदाख्ता ये जो हैं ये अपनी मुद्दत पूरी कर लें। और हमारी ख्वाहिश है कोई एक तो, जायज ना जायज जो भी हो, इस पर झगड़ा चलता रहेगा, कोई एक तो शायद अपनी मुद्दत पूरी करे कि हमने वजीर आजम के मनसब का इतना एहतराम किया, हमने वजीर आजम को हटाने के लिए नई नई चीजें घड़ी हैं। असल बात यह थी कि कॉलोनियल सिस्टम जो है हमने उसको रवां दवा रखना है और अवामी इक़्तिदार कायम नहीं होने देना है। हमने अवाम की मंशा के मुताबिक किसी सिस्टम को चलने नहीं देना है। हमने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम चलाना है। हमारी तारीख शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तारीख से और हम उस पर जश्न मनाते हैं। हमारा 200 साल जश्न मनाया गया था। हमारा पिछले 50 साल की कामयाबियों का, जब हमें अभी आजाद हुए 4 साल भी नहीं हुए थे, 5 साल भी नहीं हुए थे, हमने अपने इदारों की 50 साल कारकर्दगी का जश्न मनाया था। भाई खुदा के वास्ते यार, उस वक्त तो पाकिस्तान मौजूद ही नहीं था। ये इदारे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में अंग्रेज राज का तसल्सल थे। आप किस बात का जश्न मना रहे थे? यही बात मियां इफ्तिखारुद्दीन ने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर पूछी थी, यार आप किन चीजों का जश्न मना रहे हैं? जनरल जियाउल हक ने उनकी जिंदगी में जहांजेब अरबाब साहब एक रेजिमेंट के कमांडेंट बने, फिर उन्होंने एक किताब लिखवाई और उस किताब को आज पढ़ें तो आपको सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। हमारी लेगेसी पाकिस्तान की लेगेसी नहीं है, हमारी लेगेसी अंग्रेज दौर की लेगेसी है। हमारी लेगेसी ये है कि हमने अंग्रेजों के दौर में अंग्रेज इक़्तिदार के लिए, ताज बरतानिया के लिए, मलका मुआज़मा के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दी, हमारे लिए आज भी वही काबिल फख्र हैं। 1850 का पुलिस एक्ट हम लेकर बैठे हुए हैं, सीने पर लगाकर बैठे हुए हैं। और लगारी साहब, कदा कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपकी राय जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी को तो जवाज बनाती है, जो आप अभी राय दे रहे हैं और यही जवाज है उनका कि जी ये सब पहले का किया धरा जिसके नतीजे में ये हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि उनके पास है, मेरे पास इख्तियार नहीं है। दो सूरतें हैं ना, आप अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करें या आप छोड़ दें और उनसे अलग हो जाएं आप। मैं कुछ अर्ज करता जी, हूं। लगारी साहब की आवाज भी कुछ डिस्टॉर्शन के साथ हाँ, आ रही। मैं कुछ अर्ज करता हूं कि जो आपने लगारी साहब से सवाल किया, नॉट ऑन हिज बिहाफ, मैं अपने तौर पे अर्ज कर रहा हूं कि यही तो वादा इमरान खान ने हमसे किया था कि मेरे आने के फौरन बाद हमारी रिफॉर्म्स तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारा एग्जीक्यूशन का अमल तैयार है और हमारे आने के बाद फौरी तौर पर आपको तब्दीली नजर आएगी। नंबर 1, वो तब्दीली हमको नजर नहीं आई। नंबर 2, 100 दिन के प्लान में भी शामिल था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। 100 दिन में चले, 100 दिन कम होते, हमें 6 महीने दे दें, 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। हमने कहा साल ले लें, साल में कुछ नहीं हुआ। 2 साल, 2.5 साल, भाई कहीं तो रुके ना आप यार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अपनी रिफॉर्म्स का ऐलान किया, अपने मंशूर का ऐलान किया, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने पहले 2 सालों में सब कुछ कर डाला। कारखाने नेशनलाइज कर लिए, स्कूल नेशनलाइज कर लिए, इस्तेसाल का खात्मा किया, मैशत को बेहतर किया, लैंड रिफॉर्म्स कर दी, सब। और आपको पता है जब भुट्टो साहब आए, लगारी साहब का सुन रहे हैं वो लोग, हमारे दोस्त भी, तो उनको पता होगा, तो भुट्टो साहब आए तो 2nd या 3rd डे पुलिस ने हड़ताल कर दी। तो भुट्टो साहब ने कहा कारकुनों से बाहर निकलो। कारकुन बाहर निकले, ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे, थानों में चले गए, कंट्रोल कर लिया, क्राइम रेट नीचे आ गया।
ये होती है क़यादत। क़यादत ये नहीं होती कि आप ये कहते हैं मुझे 70 साल पहले का मिला है। आप तो पहुंच रहे हैं कायदे आजम तक कि उन्होंने भी गलती की, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते हुए वहां पहुंच रहे हैं आप। फिर आप पहुंचेंगे बल्कि विक्टोरिया तक कि उन्होंने गलती की आजादी देकर। फिर आप 1935 का एक्ट डिसोन कर देंगे, वो डिसोन करेंगे, पाकिस्तान का मसले खत्म हो जाएगा। कहां जा रहे हैं आप? ठीक, मुझे कहां लेके जा रहे हैं? हमें एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हम इसी इशू को लेकर बात को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल मेरा मौजूद मेहमानों से वक्फे के बाद ये होगा कि अब क्या ये मुमकिन है कि ऐसी सजा दी जाए इन कल्प्रिट्स को जो अरेस्ट हो चुके हैं, अब जुडिशियल भी हो चुके हैं, कि मिसाल कायम हो जाए? क्या ये ऐसा इस बार हो पाएगा, या वही होगा जो पहले हुआ कि थाना कचहरी के मामलात में मामला उलझा रहेगा, वक्त गुजरता जाएगा और आखिर में फिर इस मामले को दबा दिया जाएगा? और उसमें खैर किसी हद तक मीडिया को भी कसूरवार ठहराया जाता है, क्योंकि मीडिया में एक बात पे डिस्कशन शुरू होती है और कुछ अरसे के बाद फिर वो डिस्कशन गायब हो जाती है। लेकिन एक बात तो है कि हमने सानिया साहिवाल को अब भी कोट किया करते रहेंगे, क्योंकि वो गलत हुआ था, और उसके बाद जो फिर एंड रिजल्ट था वो भी गलत था। सानिया मॉडल टाउन को भी कोट करते रहेंगे, और इस तरह के और भी कई वाकयात हैं जिनको हम कोट करते रहेंगे, क्योंकि हम भूले नहीं हैं, हमें अच्छी तरह से याद है। लेकिन जो साहिब इख्तिदार हैं, करना तो उन्होंने है, मामलात को ठीक तो उन्होंने करना है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं ये असद उमर साहब की ट्वीट पढ़ रहा था, सलमान आबिद साहब और बाकी दीगर मेहमानों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगा। उनके ट्वीट में उनका कहना है कि उसामा सत्ती के वालिद से मुलाकात करके यकीन दिलाया है कि उनको इंसाफ मिलेगा और उनके बेटे के कातलों को इस घिनौने जुर्म की सजा मिलेगी। ये मामला सिर्फ नदीम सत्ती के बेटे का नहीं, हम सब के बेटों की हिफाजत मुमकिन नहीं अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता। ये सलमान आबिद साहब जुमले तो बड़े जबरदस्त लिखे हुए हैं, बड़ी अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये लगता ये है जुमले तो शायद ये सिर्फ जुमलों की हद तक है, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता ना, और शायद आप भी ना भूल सकते हो, शायद बाकी लोग भी हमारे गेस्ट ना भूल सकते हो कि जो असद उमर साहब ने वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ, मुलाजमीन के साथ जो खड़े होकर वादा किया था और जो वहां खड़े होकर उन्होंने बात कही थी, मुझे तो बार बार याद आ जाता है। ट्वीट पढ़ के मैं कह रहा हूं बड़ा जबरदस्त जुमला है, बहुत ही जबरदस्त है। सानिया साहिवाल पे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मुल्क में नहीं थे, उन्होंने वहां से बैठ के कहा था कि जैसे ही वो वापस पाकिस्तान आएंगे और इस सारे मसले को वो खुद लीड करेंगे और मुलजिमों को जिन्होंने ये किया उसको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, उस सानिया साहिवाल के साथ क्या हुआ वो हम सबको पता है, नासिर साहब को भी पता है, रुगारी साहब को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे पता है। अच्छा, अब असद उमर साहब ने ये कह दिया, कौन सा ऐसा दौर था जहां हुक्मरानों ने ये जुमले अदा नहीं किए जो आज इन्होंने असद उमर साहब ने किए? तब्दीली सरकार अच्छा, सानिया सर तब्दीली सरकार है ना, सरकार है सर। नहीं, बाकी क्या हुकूमतें जो है वो जुल्म करने के लिए आई थी? क्या शहबाज शरीफ जो है जो वो जुल्म करने आए थे, या बाकी पार्टियां जुल्म करने आई थी? देखिए, हर जमात तब्दीली के लिए आती है, हर जमात का मैनिफेस्टो होता है कि हम तब्दीली लेके आएंगे, लोगों को खुशहाली देंगे, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने तो पेरिस बनाने की बातें की हुई थी ना, इमरान खान। तो ये गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब एनकाउंटर। देखिए, मैं तो पहले कह रहा हूं, मैं तो किसी एक हुकूमत की, मैं तो कह रहा हूं ये हुकूमतों का वतीरा रहा है कि वो इस तरह के वाकयात पे इस तरह के बड़े बड़े बयानात देते हैं और उसके बाद फिर वो छुप जाते हैं। सानिया मॉडल टाउन तो हमारे सामने ही है ना, हम सब ने देखा था ना जो कुछ हुआ उसके ऊपर। इसलिए बात यह है कि इमरान खान समेत जो भी हुक्मरान तबका रहा है, उनके मामलात पुलिस गर्दी के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा, वो बड़ी स्याह बातें हैं। किसी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है, किसी ने सीरियस तरीके से पुलिस के अंदर रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं की है। सब ने अपने अपने मफाद के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया है और अपने मुखालफिन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल किया है। अभी नासिर बेग चुगताई साहब भट्टो साहब की मिसालें दे रहे थे, हमारे पास तो वो वाकयात भी है कि भट्टो साहब ने अपने मुखालफिन के लिए पुलिस का क्या इस्तेमाल किया था। ये सारा हमारा, अनफॉर्चुनेटली एक जो रूलिंग एलीट है वो ये समझती है कि पुलिस हमारा एक टूल है जिसकी मदद से हमें हुकूमत करनी है, जिसकी मदद से हमें अपने मुखालफिन को मारना है। अब जब मैं कह रहा हूं कि आप अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को नहीं लाएंगे, आप इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं लेके जाएंगे, तो कैसे ये सिस्टम, क्या चाह रहे हैं आप? सर देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है। आपके सामने खड़े होकर लोगों ने गोलियां मारी हैं सानिया साहिवाल में, आप कह रहे हैं जी हमें पता नहीं चला। आपको सबको पता है, मॉडल टाउन में खड़े होकर लोगों ने गोलियां मारी हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। अब ये वाकया जो 22 गोलियां लगी हैं
सबने अपनी आंखों से देखा सर ना। 2000 सर दो माजरत के साथ, सर बुरा ना बनाइएगा, जी, सन जी। 2018 तक पीटीआई को याद था, बल्कि आज ये बहावलपुर की रैली है ना, तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो ये सन 2014 में बहावलपुर का ही जलसा था जहां पर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम 14 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और फिर वहां पर पाकिस्तान अवामी तहरीक के साथ मिलकर यही सानिया मॉडल टाउन पर वो खेलते रहे हैं। मैं तो सानिया कह मॉडल रहा टाउन पे हूं, बात भाई, होती मैं रही तो है, आपकी बात की हुकूमत आने तारीफ तक कर- सानिया मॉडल टाउन सानिया सर, मॉडल टाउन मैं तो करते रहे आपकी हैं। बात आप की कहां करते तायीद हैं? कर रहा हूं, आपकी बात की तायीद कर रहा हूं कि सारे हुक्मरानों ने इस तरह के सानियात को अपोजिशन में रहते हुए अपने हक में इस्तेमाल किया, और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप थोड़ा सा पोछापाछी करके कॉस्मेटिक्स तरीके से चीजों को डील करते हैं, उसके बाद फिर भूल तो आप जाते हैं। फिर पोछापाची होनी। ये मुझे तो नहीं लगता कि ये सारे जो कुछ ठीक। हो रहा है इसके अंदर कोई बड़ा इंसाफ होता हुआ नजर लगारी आएगा। साहब, क्या इंसाफ होगा या ये सिर्फ महज जुमलों की हद तक और ये सोशल मीडिया और ट्विटर पे राजीबाजी करके सबको घर पे जाके मुलाकातें करके मामले को ठंडा कर देंगे? इंतहाई तकलीफ से, इंतहाई दुख से मैं इन तमाम दोस्तों को उनसे एग्री करूंगा कि उन्हें कुछ नहीं जा रहा है। हकीकी तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आई है। आज़ादी के बाद से मैं मेरा रोना ही यही है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है हम हकीकी तब्दीली के तस्वुर से बस एक तस्वुर ही है हमारे जहन में, हकीकी तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान में कभी तब्दीली की झलक देखी है हमने, अभी हमने तब्दीली नहीं देखी है। ये दौर नहीं है, ये तो दौर खतरनाक तरीन दौर है। इस दौर में तो दिन दहाड़े वाकयात हुए हैं, जो सानिया साहिवाल है हम उसको नहीं भूल सकते। ये कल का वाकया है, अब उस पर पता नहीं कब मिट्टी डाली जाएगी, कब आप देखेंगे कि वो आबिद भी बाहर आ गया और साकिब भी बाहर आ गया, सब बाहर आ गए जिन लोगों ने मोटरवे पर वाकया किया था और खातून की आबरूरेजी की थी। इस तरह के वाकयात के लोग जो हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि उनको सजाएं हों, और बहुत ज्यादा सोसाइटी का प्रेशर हो, बहुत ज्यादा सोसाइटी के प्रेशर को भी नहीं, ये उसका आई वाश करते हैं ये लोग। सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेती है हमारी हुकूमतें और हमारा सर, ये जो सोसाइटी का हुक्मरान प्रेशर होता तो अशराफिया उमर है, शेख वो साहब किसी को उस चीज का बयान के प्रेशर बाद जब वो नहीं खातून लेते। के साथ रेप केस हुआ था मोटरवे पे, तब उमर शेख साहब को बतौर सीसीपीओ हटाया नहीं गया, सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आई गवर्नमेंट, अब हटा दिया। अब हटा दिया, कोई खास मामला होगा ना, खास मामला ये होगा कि किसी अजीज की, किसी वो रिश्तेदार टास्क की, पूरा किसी नहीं हुआ। खानदानी, जी वो पूरा नहीं हो सका। वजीर आजम को भी किसी तजावुज करने वाले को अगर अपने अंजाम तक पहुंचाना हो तो उन्हें मदद चाहिए, वो खुद तो नहीं कर सकते। पर अगर मदद पूरी तौर पर ना हो सके तो वो आदमी को हटा देते हैं। उनके पास तो यही एक रास्ता है कि वो 5 आईजी तब्दील कर चुके हैं और कितने डीआईजी तब्दील कर चुके हैं। वो इस तरह का काम होता रहता है, और इनकी हमें हकीकत का भी पता चलता है कि ये जो हुक्मरान बनकर अवाम से वोट लेते हैं, इनकी अपनी असल हुक्मरानी कितनी है और पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की, पाकिस्तान की रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट की कितनी अथॉरिटी है, कितनी ताकत है। और आप देखें उसके रिएक्शंस भी आपके सामने आते हैं। कोई भी चीज होती है, अगर अदालतों की तरफ से कोई चीज होती है और अदालती फैसला आता है, पता नहीं कैसे आ जाते हैं ऐसे फैसले भी जिसको हम कोर्ट करें या ना करें, लेकिन जब कोई अदालती फैसला आता है तो उस पर इदारों की तरफ से रिएक्शन कैसा आता है। जिनके वारिस होते हैं तो इस तरह से रिएक्शन भी आते हैं। जनरल मुशर्रफ को जब सजा सुनाई गई तो उस पर रिएक्शन 1 मिनट नहीं लगा, फौरन रिएक्शन आ गया और सब जो है वो मुंह अपना बंद करके बैठ गए और सबको अपना जो है वो सांप सूंघ गया, अरे यार ये क्या हो गया, इतना बड़ा रिएक्शन आ गया है। इसलिए कि उनके वारिस हैं। एक हिकायत है, मैं आपका 1-1.5 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। कहा जाता है कि बाबा फरीद जा रहे थे और सो रहे थे चारपाई पर, तो चिड़ियों का शोर था और चिड़ियां जो है बहुत सोने नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा मर क्यों नहीं जाती हो तुम लोग, मुझे सोने नहीं दे रही हो। तो चिड़ियां सारी मर गई और फिर अब वो चारपाई से कहा चल पड़े जी। चारपाई चल पड़ी और चारपाई को आगे दूर से जो है वो मालूम हुआ कि बहुत गाँव के जो बहुत सख्त खतरनाक किस्म के वो थे जो निगहबानी पर थे, वो दौड़े। तो फिर फरीद ने सोचा कि अब मैं फिर कहूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई वो लावारिस थे, चिड़ियां लावारिस थी, ये इधर हिफाजत कर रहे हैं गांव की, ये लावारिस नहीं है। अब ऐसी बद्दुआ के बारे में नहीं सोचना। तो यहाँ तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं किसी के लिए? यहाँ रूल ऑफ लॉ कहाँ है? यहाँ अगर अदालती फैसलों पर अगर हम बात करें या नासिर बेग तुक्ताई साहब बात करें या सलमान आबिद साहब बात करें तो जुबान काट ली जाएगी। लेकिन अदालती फैसलों के ऊपर जब ताकतवर लोग रिएक्शन देते हैं तो सबको सांप सूंघ जाता है। ये होता है भाई, इस मुल्क में यही होता है। ये मुल्क
ये मुल्क क्या, दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, उसकी इंतजामी एजेंसियों के तौर पर काम करते हैं। असल काम सिस्टम कर रहा होता है जो दुनिया भर में कर रहा होता है। मालूम होता है कि ट्रंप भी किसी इंतजामी एजेंसी का मैनेजर है, और इसी तरह से कोई और भी इंतजामी एजेंसी को मैनेजर होते हैं। असल इंतजाम वो चला रहे होते हैं जो दुनिया का निजाम चला रहे होते हैं, जो दुनिया की इकोनॉमी चला रहे होते हैं, जो दुनिया का सारा सिस्टम चला रहे होते हैं। हम लोगों को किस कतार शुमार में और हम क्या गिने? इस बेचारे मासूम बच्चे का कौन इंसाफ देगा? हमारे यहाँ किसके पास है कि इस तरह का इंसाफ दिया जाए? हमारे यहाँ एक नाबीना औरत जाए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, तो फिर उसको 80 कोड़े मारे जाते हैं कि तुम 4 गवाह पेश करो वरना हम तुम्हें सजा देंगे। ये बेग साहब को, नासिर बेग चुगताई साहब को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लियाकतपुर में एक नाबीना औरत को 80 कोड़े मारे गए थे कि उसके पास चार गवाह नहीं थे जो उसकी तरफ से जाते कि उसके साथ ज्यादती हुई है, और ये तो साबित हो गया कि जनाब आपके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अपनी मर्जी से आपने ये ज्यादती की होगी। ये इस तरह के फैसले होते रहे हैं, और इस तरह के फैसले और सरसरी समात की खास अदालतें किया करती थी। जी, नासिर चौधरी साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने लगारी साहब को भी, सलमान साहब को भी सुना है। ये वो तल्ख हकायक हैं जो सलमान साहब ने भी और लगारी साहब ने भी बयान किए। आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन अगर ये हालात हैं और इंसाफ नहीं मिलना और इस तरह के वाकयात खुदा न खास्ता होते रहेंगे, तो फिर अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को फिर कैसे यकीनी बनाया जाए? क्या करना चाहिए अवाम को? क्योंकि फिर जीना भी तो है, कैसे करें? देखिए, जहां आप ले जा रहे हो ना हमें खींच के, हम वहां जाना नहीं चाह रहे, लेकिन आप हमें वहां खींच रहे हो। भाई, 2 मिसरे हैं लगारी साहब और सलमान आबिद और आपकी नजर। कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो किधर जाना चाहिए। पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। वाह वाह, बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो चुका है यार। सही कह रहे हैं। हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे हैं। हम लगारी साहब हो, आबिद हो, आप, इंसाफ के लिए, दूसरों के लिए इंसाफ के लिए, अपने लिए इंसाफ के लिए। हमारे बाल बिल्कुल गायब हो गए हैं, हमारे बाल वाइट हो गए हैं। हम जवानी से, नौजवानी से इनकलाब का इंतजार कर रहे हैं और वो नहीं आ पा रहा। वजह क्या है? वजह यही है कि वो सड़ा भूसा फरसुदा निज़ाम जो आपने रखा हुआ है, जिसको आपने म्यूजियम के बजाय मुल्क में फैला रखा है, मुआशरे में फैला रखा है, वो इसके आड़े आ रहा है। एक जमाना था कि जब मजदूर तहरीक बहुत ताकतवर थी, हम जैसे स्टूडेंट जाते थे और गेट मीटिंग्स किया करते थे मजदूरों के साथ। किसान तहरीक बहुत ताकतवर थी। जब सहाफियों की तहरीक चली ज़िया-उल-हक के खिलाफ, तो उसमें मजदूर भी आए, किसान भी आए। वो एक इनकलाब की तरफ सफर था, लेकिन उसको सबोताज किया गया, उसको बिगाड़ा गया और उसका रंग बदल दिया गया। उसके बाद सब गिरफ्तार किए गए, कोड़े मारे गए, लोगों को जेलों में डाला गया। लगारी साहब भी बहुत गए। फिर भुट्टो साहब का फैसला अदालत का आप देखें ना। सलमान आबिद कह रहे थे मैंने भुट्टो साहब की, मैंने उनकी पुलिस के बारे में जिक्र नहीं किया था, मैंने उनकी रिफॉर्म्स के बारे में जिक्र किया था कि रिफॉर्म्स उन्होंने किस स्पीड से की थी, और यहाँ क्या स्पीड है ही नहीं, स्पीड 0 मीटर पर चल रही है। तो बात यह है कि एक तो आपका जो निज़ाम पुलिस का इंतजाम है वो इंतहाई नाकारा है, इंतहाई राशि बदुनवान। थाने बिकते हैं आपके यहाँ, ये पुलिस वाले खुद कहते हैं, आईजीज डीआईजीज कहते हैं कि थाने बिकते हैं। फिर आपके यहाँ 2 तरीके हैं रिपोर्ट लिखने के। वो मुंशी बैठता है, खूसट मुंशी, और पूछता है ओए कौन सा डालूं, ताज़ीरात डालूं या इस्लामी निज़ाम डालूं, या कच्ची रिपोर्ट या पक्की रिपोर्ट। उसके पैसे अलग होते हैं। अगर इस्लामी निज़ाम में डालेंगे आप तो उसमें मुकबगा हो सकता है। चुनाचे कराची में मीडिया ने बहुत केस उठाए, बहुत केस चलाए और इंसाफ तक पहुंचाया मुलजिमों को, लेकिन क्या हुआ आखिर में कि वुरसा ने मुकबगा कर लिया, बिल्कुल वो बहा ले लिया, पैसे ले लिए। ये तो आपका इस्लामी निज़ाम हो गया। और दूसरा, एक स्टेट क्यों फरीक नहीं बनती बाज मुकदमात की, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ना थाने को पैसा मिल रहा है। स्टेट जब इंटरफेयर, माजरत के साथ चुगताई साहब, स्टेट जब इंटरफेयर करती है तो फिर वो जो रेमंड डेविस वाला वाकया था, फहीम और फैजान वाला, वहां पर इंटरफेयर करके उन्होंने ये मामला कर दिया जो आपने कहा ना कि पैसे ले देकर मामला सेटल हो जाता है। वो स्टेट नहीं थी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो स्टेट नहीं थी, वो स्टेट का एक ऑर्गन था। और वो रेमंड डेविस उस वाकये के फैसले से पहले रिहा हो चुका था, ये रिपोर्ट पे बैठा हुआ था।
अब इससे आगे मैं क्या बात करूं यार आपको। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इंसाफ तो है ही नहीं, और जहां इंसाफ ना हो वो तो माशरा चल ही नहीं सकता। और वो ऐसे माशरे को तबाह क्यों, तहजीबें क्यों तबाह हुई? तहजीब इसलिए तबाह हुई ना कि वहां इंसाफ नहीं था, वहां अदम मसावत थी, वहां गरीब गरीब से तर हो रहा था, और कोई दलित था, कोई ब्राह्मण था, कोई बहुत बड़ा मुगल था, कोई राजपूत था, कोई पठान था, लेकिन इंसान कोई नहीं था। तो मसला यहाँ भी है, अभी भी यही है कि आप अभी भी इस्लामाबाद पर हम रो रहे हैं ना, मच की खबर हमको मिल गई है, अंदर क्या हो रहा है, जनूबी पंजाब में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो अवाम क्या के करे चिब्बी में चुगताई साहब, अवाम क्या करे? अवाम को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप इंतखाबात में जाके वोट डालें, इंतखाबात में जाके भरपूर वोट डालें और अपने हक का इस्तेमाल करें, लेकिन ये फौरी तौर पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवाम गुलाम है, और ताकों के गुलाम है, वडेरों के गुलाम है, चौधरियों के गुलाम है, सरदारों के गुलाम है। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और मैंने ये कहा कि अगर पानी सर से गुजर गया तो फिर तो आप भी नहीं रोक पाओगे, ना मैं रोक पाऊंगा। तो सर क्या करें फिर? उठ खड़े होंगे तो अगर इस तरह का कोई बात वाकया तो है करें ना, तो बात क्या तो कह करें, दिया जाएगा जी चिल्लाएं, अंदर करो जी इसको, कार्य चीखें। सरकार में मुदाखलत। जी चुगताई साहब, मैं कह रहा हूँ बात तो करें ना, कम से कम बात करने का हौसला तो लाए ना। मैं देख रहा हूँ मीडिया आहिस्ता आहिस्ता पैसिव हो रहा है, मीडिया आहिस्ता आहिस्ता अपने उस शैल में वापस जा रहा है जहां उसको अपना मुफाद अजीज होता है, जिसको जहां उसको खबर अजीज नहीं होती, उस तरफ वापस जा रहा है, और बड़ा खौफनाक है, खतरनाक है ये। अखबारात को देख लें आप, वो टेलीविजन की कॉपी कर रहे हैं, टीवी की खबरों की कॉपी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही है। बड़ी अच्छा, नदीम बाबर का केस आप देख लें, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई है सहाफत में, और नदीम बाबर बार बार झूठा साबित हुए हैं। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? अदालतों में अभी तक ना नैब ने मुकदमा लिया है, ना अदालतों ने कोई नोटिस लिया है। इसके साथ साथ ये भी कि और कितने मामला थे यार, गंदम, चीनी, आटा, सीमेंट, सरिया, लंबी फहरिस्त है। कह रहे हैं चुगताई सीमेंट साहब, बहुत बिक गया एक ब्रेक हमारा। हमें लेनी है जी। तो आई हैव बीन टोल्ड अगर ओवर एंड सीमेंट ओवर बिक अगेन, गया आपका, बार बार तो ब्रेक सरिया के क्यों नहीं लिए बिका? जी, बार बार मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। हम एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो बात करेंगे पीडीएम की और पीडीएम की बहावलपुर रैली की, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। वक्फे के बाद अब पीडीएम की रैली की बात करते हैं, जो बहावलपुर में ये रैली हुई, और रैली में हमने देखा कि एक अच्छा साइज था ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, लेकिन फिर पीटीए से पूछा जाए, जैसे कि फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट था, उनका कहना था कि जी मदरसे के जब आपके पास सियासी ताकत ना हो, कुव्वत ना हो, तो फिर आपने यही करना होता है, मदरसे के बच्चों को आप गाड़ियां भर भर के लेकर आए। सलमान आबिद साहब, पीडीएम की रैली, पीडीएम का इत्तेहाद और पीडीएम का मुस्तकबिल, ये इस पर हमेशा से बात होती आई है, और अब भी हम देख रहे थे कि जी लग रहा था कि जिस तरह इत्तेहाद टूट गया और पीडीएम अब नहीं रही, ये भी एक ट्रेंड शुरू किया गया, लेकिन अब पीडीएम की फिर एक रैली, और ये आगे भी इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज होती रहेंगी। ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स तो है, लेकिन ये कब तक चलेगा? देखिए, प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स तो है, जैसे आपने खुद कहा, पीडीएम एक अलायंस है, 10 जमातें या 11 जमातें उसका हिस्सा है, लेकिन अमली तौर पे जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद जो पीडीएम की शक्ल है ना, वो जरा मुख्तलिफ हो गई है। यानी पीपल्स पार्टी ने 3 बुनियादों पर अपना स्टांस ले लिया है। एक, उन्होंने कहा कि सेनेट के इंतखाबात में जाना है, बाई इलेक्शन में जाना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात की है वो ये की है कि हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जद्दोजहद करेंगे, यानी इस्तीफों से अपने आप को डिस्टेंस उसमें रख लिया है। इसलिए, और ये पीडीएम ने फैसला करना था, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना फैसला पीडीएम के इजलास से पहले सुना चुकी है, एक बात। दूसरी बात यह कि मामला 31 जनवरी तक तो चला गया इस्तीफों का। अब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मामला 23 मार्च को और 23 अप्रैल तक जा सकता है, लॉन्ग मार्च के कॉन्टेक्स्ट में। तो आगे रमजान भी है, तो यही मैं कह रहा हूं ना, अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता प्रोलॉन्ग होती जा रही हैं। अब आपने देखे ना, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरों का ऐलान किया, आप कर लें भाई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है, जब पटिशन करनी थी तो आप तो उस वक्त तो गए नहीं सारे के सारे, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहरे भी कर लें। असल बात यह है कि जो आपका बुनियादी एजेंडा है कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजना, नए इंतखाबात कराना, उसकी तो फिलहाल कोई ऐसा इम्कानी मंजरनामा हमें नजर नहीं आ रहा। और पीडीएम के अंदर ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का डिस्टेंस नहीं है,
खुद पीएमएलएन के अंदर खुर्रम दस्तगीर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपने प्रोग्राम में इतराफ किया है कि जनाब हमारी पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग इस्तीफों की सियासत के हामी नहीं है, और वो कहते हैं कम से कम सेनेट के इंतखाबात तक तो देखा जाए, फिर हम आगे देखेंगे। तो पीडीएम खुद भी तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड हुआ है ना अपने उस कॉन्टेक्स्ट में, और एक पॉइंट निकल नहीं पा रहा जिसके ऊपर सब जमातों का इत्तेफाक हो। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करना, इस पे इत्तेफाक है, लेकिन कैसे करना है उस पर इत्तेफाक नहीं है। और पीपल्स पार्टी क्यों 2.5 साल पहले अपने इक्तदार की कुर्बानी दे इमरान खान को निकाल के? क्योंकि अगर मरकजी हुकूमत जाएगी तो आपको किसने कह दिया कि सिंध हुकूमत रह जाएगी? जब इंतखाबात होंगे तो फिर पूरे मुल्क में ही होंगे ना। इसलिए पीपल्स पार्टी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है इस वक्त, और पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप जो है वो भी रेजिस्ट कर रहा है मरियम के साथ इस इस्तीफों की सियासत के बारे में। एक बात, अब ये रैलियां निकालेंगे, जलसे जुलूस करते रहें, बिल्कुल ठीक है। असल सवाल यह है कि जब आप लॉन्ग मार्च जाएंगे तो किस एजेंडे के साथ जाएंगे, कितना लंबा आप स्टे करते हैं, किन शराइत पे जाते हैं, फिर कैसे वहां से उठेंगे। आप समझते हैं लॉन्ग मार्च होगा? लॉन्ग मार्च अभी मैं फौरी तौर पे तो कहने की पोजीशन में नहीं हूं। मुमकिन अगले 2 माह में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए डायलॉग के कॉन्टेक्स्ट में जहां शायद ये लंबा भी हो जाए। ये अभी फौरी तौर पे ना हो, लेकिन ये कि उनका एजेंडा तो है ना लॉन्ग मार्च करने का। लगारी साहब, आपको लॉन्ग मार्च होता हुआ नजर आ रहा है? और जरदारी साहब की जैसे ही शमूलियत हुई है और देखा है कि उन्होंने शामिल होकर अपनी राय दी है और उनकी राय से कुछ थोड़ा सा स्टांस बदला है, जो पहले की हिकमत अमली थी उसमें तब्दीली आई है, तो क्या आपको, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो लॉन्ग मार्च और इस तरह के मामलात में शायद उतनी दिलचस्पी ना रखती हो, तो क्या लॉन्ग मार्च आपको होता हुआ नजर आ रहा है? एक तो बात यह है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, पहले गोल्स क्या हैं, गोल्स का तयन होना है। गोल ये है कि जनाब इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना है, तो उसके आईनी तरीके क्या हैं? आईनी तरीके 3-4 हैं जो आपके सामने हैं कि वजीर आजम इस्तीफा दें, वजीर आजम को अल्लाह ना करे कि वजीर आजम का दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाए। जी, लगारी साहब की ऑडियो तक नहीं पहुंची। जी चुगताई साहब, निकाल दिया है अपना तरीका। पहले तो आपने मुझसे एक सवाल किया था कि क्या किया जाए, तो हम जो कर सकते हैं वो जोश का एक शेर है कि जब तक खड़े हैं शीश महल इस जमीन पे, खेतों में पत्थरों को उगाते रहेंगे हम। बहुत अच्छे जोश साहब ने कहा था। अब बाकी आ जाए पीडीएम की तरफ। सलमान आबिद साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की है, लेकिन एक बदकिस्मती मेरी और लगारी साहब की शायद ये है कि हम तारीख के शाहिद भी हैं। हमने तारीख को का एक हिस्सा अपने सामने बनते हुए देखा है। आप सलमान ने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। 1985 में ज़ियाउल हक ने गैर जमाती इंतखाबात कराए, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकआउट कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो से हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा आपने गलत किया है, तो उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगी परसों। फिर बुलाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि हमने गलत किया। ये बड़ी भयानक गलती थी, और मैं आइंदा के लिए कह रही हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी इंतखाब का बाइकआउट नहीं करेगी, चाहे उसको 2 सीटें मिले। तो ये वो फलसफा था जो पीपल्स पार्टी के सामने था। और उसके बाद आ जाइए आप पीडीएम के पहले इलामिये की तरफ। उस इलामिये में कहीं ये नहीं है कि कब इस्तीफे दिए जाएंगे, कब लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इज्तिमाई इस्तीफा एक हिकमत अमली होगा, लॉन्ग मार्च एक हिकमत, पढ़ लें उसको आप, ज्यादा नहीं है, 12-13 सत्रों का है वो पहला इलामिया जो है, जो उनका मंशूर है। और उसी के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया। मैं उनको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, सेनेट को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, पीटीआई को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर आपके 18वीं तरमीम का खात्मा कर दें। कल तो नजूबी कह रहे थे कि सदारती निजाम आएगा। जी हाँ। मैंने कहा बीबी जायजा मैंने भी निकाला है, आ ही नहीं सकता सदारती निजाम। मैंने कहा मुश्तरी जोहल को देख रहा है, जोहल फलां को देख रहा है, शनि और कीतू और राहु लड़ गए आपस में, सदारती इंतखाब नहीं आया, कुछ भी कर लें आप उनकी दुकान, क्योंकि ये एक कौमी फैसला हो चुका है। अच्छा। मशरक़ पाकिस्तान टूटने से पहले ये फैसला हुआ था, 1 मैन 1 वोट और सदारती निजाम, और इसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती। इसको पार्लियामेंट भी, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको अगर पार्लियामेंट ने चेंज करने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक सूबे में किया था, उठा के बाहर फेंक दिया था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं
जहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा, मैं समझता हूँ ठीक है। फॉरेन फंडिंग केस कब से लटकाया हुआ है आपने? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा? क्या वजह है भाई? कमेटियों में क्यों घूम रहा है वो? कभी फोरेंसिक हो रहा है, कभी ऑडिट हो रहा है। कितना फोरेंसिक होगा यार? अब तो उसकी उंगली भी घिस गई होंगी बेचारे की। वो फैसला नहीं आ रहा, फैसल वाउडा का फैसला नहीं आ रहा, दर्जनों फैसले नहीं आ रहे। अच्छा, फिर मालम जब्बा, बीआरटी, मैं कितने मामला गिनाऊं आपको, गंदुम चीरीच वगैरह सब मिलाकर, सर उस क्यों पर ना तो कोई ये नोटिस ही सारे नहीं हो रहा। केसेस वाजिद जियाद साहब को दे दिए जाएं? मैं नहीं जल्दी जानता आज कौन है वो। वाजिद जियाद साहब को, जिनको पनामा के अंदर कहा गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उनको अगर दे दिया जाए पनामा में क्या निकला? तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। पनामा में क्या निकला भाई? नतीजा निकल आया, क्या नतीजा? सारी एविडेंस हो गई, सारे शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए, पनामा का रिजल्ट क्या आया? सजाएं हो गई, घर क्या भेज आया? दिया गया एक मुंतखब वजीर आजम को। किस 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 बुनियाद पर? इसी बुनियाद पर, अकामे की बुनियाद पर। अकामा पनामा में कहाँ था? पनामा अकामे में नहीं था, लेकिन उस नहीं मामले था। की यही तो सुप्रीम बात है कोर्ट तो मेरी ट्रायल जान। कोर्ट ही नहीं थी नासिर बेग साहब, उसकी- ट्रायल कोर्ट तो नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट। पनामा अकामे में नहीं था और अकामा पनामे में नहीं था। तो अब देखिए, जिस यूसुफ रजा गिलानी को भी आपने घर भेजा, किसी ने वो भी नहीं की। इनको भी घर भेज दिया आपने। बेचारा कहता रहा मुझे क्यों निकाला, समझ में नहीं आया उसके। अब ख्वाजा आसिफ के साथ कर रहे हैं आप। लेकिन अब नैब के जो लॉज हैं उनमें तरमीम नहीं होगी, मेरा ख्याल है। अब कोई नया नैब का सर बिल मैंने नहीं वाजिद आएगा। जियाद साहब का नाम किसी वजह से लिया था, इसीलिए लिया था कि जिस पर आपने फिर आखिर में जाकर कहा कि पनामा अकामे में और अकामा पनामे में नहीं था, लेकिन वाजिद जियाद साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी और उनको बड़ा उसका क्रेडिट दिया गया था कि जी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हुई है। उनको बड़ी उम्र जितने दराजी भी की केसेस हैं उनके हवाले कर दिए जाएं ताकि कुछ उसका नतीजा निकले। उमर दराजी की दुआ भी दी गई थी। जस्टिस नसीम हसन शाह ने खालिद अनवर साहब को उमर दराजी की दुआ दी थी नवाज शरीफ केस लड़ने पर। नसीम हसन शाह ने बीबी को बरतरफ करा दिया था और उसी इल्जाम में नवाज शरीफ को बरी कर दिया था और बड़ी दुआ दी थी। तो उसके बाद वो खुद तो घर चले गए। खालिद साहब जिंदा हैं, जियाउल हक ने भी दुआ दी थी नवाज शरीफ को, मेरी उम्र तुमको लग जाए। उनका जहाज फट गया, नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए ऐश कर रहे हैं। तो ये मसले नहीं है, मसला शख्सियत का नहीं है, मसला निज़ाम का है। कौन सा निज़ाम इंसाफ कर रहा है आपके साथ? मौलवी तमीजुद्दीन खान से लेकर आज तक आ जाइए आप और मुझे मिसाल बता दीजिए, ऐसा मिसाली फैसला मुझे बता दीजिए जो जमहूरियत के हक में गया। बिल्कुल। लगारी साहब, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू सर। जी बिल्कुल, जो कह रहे हैं हमें मायूस किया है। हमारी तमाम जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, जो हमारी अदालती अथॉरिटीज हैं, जो हमारे रूलिंग अथॉरिटीज हैं, उन सब ने मायूस किया है। पाकिस्तान के अवाम के साथ किसी ने स्टैंड नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टीज में भी जो किंग्स पार्टीज थी उनका राज रहा। जब किंग्स पार्टी पहलू तय कर जाती है तो उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद नई किंग्स पार्टी को पाला जाता है। रिपब्लिकन से लेकर आज तक की किंग्स पार्टी को आप देख लें, उनका यह होता है कि ये एक एजेंडे पर अमल करें जो इंटरनेशनल भी हो। इंटरनेशनल एजेंडा अयूब खान के दौर में सिर्फ ये था कि जनाब आप 3 दरिया पाकिस्तान के बेच दें तो माना जाएगा, तो ठीक है, उन्होंने कहा जी आप मार्शला लगा दें। दूसरा एजेंडा यह था कि ईस्ट पाकिस्तान को अलग करना था, तो याहिया खान को कहा कि जी आप अलग कर दें। फिर तीसरा यह था कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बेखुनी करके उसकी तमाम जो रिवायात हैं तारीखी उनको खत्म कर दें। तो जियाउल हक आ गए और उन्होंने जाकर रूस के साथ टक्कर की है और उसके बाद परवेज मुशर्रफ आए, अपने घर में दहशतगर्दी लेकर आए। ये पूरे का पूरा दौर रहा है। जमहूरियत तो बेचारी घुटनों के बल और कोहनियों के बल भी नहीं चल पाई है और जमहूरियत को चलने नहीं दिया गया। किंग्स पार्टी आती रही है और उनकी परवरिश होती रही है, गवर्नेंस उनसे भी नहीं हुई है, उनने भी कुछ डिलीवर करके नहीं दिया है। जब कोई पार्टी अवाम के साथ खड़ी होती है तो उसके साथ मसाइल खड़े होते हैं, उनके साथ फांसियां खड़ी होती हैं, उनके साथ अमवात खड़ी हो जाती हैं, उनके साथ शहादतें खड़ी होती हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। लगारी साहब, आज के प्रोग्राम को जी हमें कंक्लूड करना है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया। नासिर चौटाई साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सलमान आबिद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।